What's going on guys? Welcome back to the channel पढ़ ले 11th कॉमर्स। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सबकी कॉमर्स वाली दीदी। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि हमें हमारी फाउंडेशन को उस गोलू के घर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। बेस शुड बी मजबूत। तो हम आज हमारे बेस को ही मजबूत करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आप लोग अभी 11th में और कॉमर्स में है, तो जिसके कोर सब्जेक्ट्स का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो बेसिकली आपके लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक्स, जो कि कैसे हुआ, कब आया, किसने किया, कैसे किया, वो सब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। एक दिन में सब खा लोगे या एक दिन में पूरा कर दोगे तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी और फिर आपके दिमाग में घूमेंगे हज़ारों सवाल कि मैंने पढ़ लिया फिर मुझे पढ़ा हुआ नहीं लग रहा। इसलिए बेटर वे हमने सोचा है कि हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहला जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं कि बेसिक्स, कि कैसे हुआ, कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, वो सब हम देखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अलग चीज़ें। पर बेसिक पढ़ना, मेन कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए आपको पहली स्टेप को चढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होती है। पर हम पढ़ ले फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम मुश्किल को आसान करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। तो गाइज़, हमेशा की तरह, ये बहुत बड़ा बोल दिया ना मैंने आज, खैर कोई बात नहीं, चलता है। तो हमेशा की तरह बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन दबा दिया है, बेल आइकन को भी दबा दिया है टू नेवर मिस एन अपडेट। और हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि जितनी भी स्टडी रिलेटेड पोस्ट होंगी, अपडेशन होगा, मटेरियल होगा, वो सब आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप हम सभी को इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस क्यों पढ़ रही हूँ मैं? क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ। बहुत वाहियात बात बोली पलक। आपको बिजनेस में पहले चैप्टर में ये देखना है कि अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो पर्पस क्या होगा आपके पास में, नेचर कैसा होता है बिजनेस का, कैसे बना होगा, कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा उसका, इवोल्यूशन हुआ होगा उसका, कैसे वो हम सबके नॉलेज में आया। तो वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कॉमर्स क्या है भाई। ये कॉमर्स जो शब्द है, जो हमने स्ट्रीम ली है, स्ट्रीम तो नहीं है यहाँ पे, पर हाँ, ये जो कॉमर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? कॉमर्स का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कॉमर्स। आप उस चीज़ में डील कर रहे हो कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को पार्ट प्ले करवा रहे हो, तो वो होता है कॉमर्स। अब ये कॉमर्स रातों रात तो आया नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्योंकि इसको रातों रात नहीं कर सकते हो कि एक दिन सपना आया कि आज कॉमर्स करेंगे तो चलो कॉमर्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस। रातों रात कुछ भी चीज़ नहीं होती, और जो रातों रात होती है वो रातों रात ख़त्म भी हो जाती है। क्योंकि ये बहुत सालों से चलती आ रही, तो ये आगे भी बहुत सालों तक जा रही है और बहुत आगे तक जा रही है। तो ये रातों रात वाली प्रोसेस नहीं है, इसको बहुत समय लगा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बार्टर सिस्टम में लिखना भूल गई हूँ, आप लोग बुक में देखेंगे, आप पढ़ेंगे जब तो आपको मिलेगा, उसी का पार्ट है ये लास्ट वाला पॉइंट। पहले बार्टर सिस्टम समझ लो। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि 2 व्यक्ति, पहले हिंदी उसमें समझाती हूँ अपने वाले वे में। बार्टर सिस्टम आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, क्या बात कर रही हूँ मैं, रोज़ ही देखते हैं हम, सुबह उठते से यही पूछते मम्मा कहाँ हो। तो मम्मी के घर में, मम्मी के किचन में जब कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, अपनी पास वाली सहेली आंटी के पास में जाती हैं और सहेली आंटी से बोलती हैं कि सहेली आंटी, आपके यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर है, या आपके यहाँ पे 1 कटोरी चावल मिलेगा, या 1 कटोरी बेसन मिलेगा। मेरे यहाँ पे जब आएगा, जब मेरे हस्बैंड जाएंगे और वो शॉप से ख़रीद के लाएंगे, तब मैं आपको सहेली आंटी वापस कर दूँगी। तो सहेली आंटी बोलती, अरे भाभी जी आंटी कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, जब आए तब दे देना। तो ये होता है बार्टर सिस्टम की, जहाँ पर आप एक्सचेंज तो कर रहे हो सामान, लेकिन आप पैसे नहीं ले रहे हो, आप सामान को ही एक्सचेंज करने वाले हो कि इसने कुछ सामान दिया तो ये भी कुछ सामान ही देने वाला है, ये पैसे वैसे नहीं देने वाले, ठीक है। सहेली आंटी पैसे मांगेगी क्या मुझसे? क्यों नहीं मांग सकती, मांग सकती, पर नहीं मांगेगी वो, ठीक है। तो
अब बार्टर सिस्टम हम पढ़ेंगे कॉमर्स की लैंग्वेज में। अब क्या होता है कि जो दो पार्टी ट्रांजैक्शन करने आने वाली है तो उनकी जो नीड और वांट है, जिसको जो चाहिए और जो देना चाहता है, वो मैच करनी चाहिए आपस में। कैसे कि ये है ए और ये है बी। अब इसको चाहिए चावल और इसके पास चावल है और ये चावल के बदले में गेहूं देने को तैयार है कि अगर कोई मुझे चावल देगा तो मैं अपने पास के गेहूं उसको दे सकता हूँ। तो अब ये जो बी के पास में चावल है, क्या उसको भी गेहूं की नीड है क्या? कि वो चावल तो दे देगा, लेकिन क्या उसको गेहूं एक्सेप्टेबल है कि वो मैं गेहूं को एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम चावल ले लो मेरे? वो कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जहाँ पर जो दो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जो बाइंग सेलिंग का इवेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी जो नीड और वांट है वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। और क्योंकि ये बहुत रेयर और बहुत डिफिकल्ट होता है ये ढूंढना, इसलिए बार्टर सिस्टम नहीं चला। फिर आए हमारे सुंदर सुंदर राजा महाराजा, बिल्कुल ट्रेडिशनल, एकदम मस्त क्या जीनो शान शहनशाह वाले लोग। और तो वो लोग आए, उन्होंने डेवलप करी मुद्राएं, चांदी की, सोने की, अशरफियाँ उन्होंने डेवलप करी, जिसमें क्या हो गया कि आपको कुछ सामान चाहिए तो आपको वो मुद्रा ही देनी चाहिए। आप सामान के बदले में सामान नहीं दे सकते एक्सेप्ट आवर मम्मीज, क्योंकि मम्मीज कुछ भी कर सकती हैं गाइज, मम्मीज रियल वॉरियर, ठीक है। तो मम्मी कुछ भी कर सकती, वो उनके मन मर्जी की मालिक है, मम्मी को कोई नहीं रोक सकता। तो उन लोगों ने डेवलप किया ये मनी का कॉन्सेप्ट कि गाइज ये अनफेयर ट्रांजैक्शन करना बंद करो, जहां आप छोटी सी चीज़ के बदले में बड़ी चीज़ को दे देते हो। तो वो चीज़ों को बंद करने के लिए उन्होंने डेवलप किया मनी कॉन्सेप्ट। फिर अब चलने लग गई ये पेपर करेंसी। डेवलप होते होते जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे आते गए, महाराजा वाला सेशन ख़त्म हुआ, फिर हमारे वाले लोग आते गए, हमारे जैसे लोग आते गए, उन्होंने चालू करी पेपर करेंसी। पेपर करेंसी के बाद में आज हमारे पास में है डिजिटल करेंसी, जो कि हम करते हैं ना, डिजिटली पे कर देते हैं। हमारी भारत सरकार ने बोल दिया है डिजिटल इंडिया, तो आज हमारे पास में वो है। पर इस सब को डेवलप करने के लिए कुछ तो लगा होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराजाओं ने पेपर करेंसी चालू कर दी, लेकिन इस कॉमर्स को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों का रोल प्ले हुआ है अब हम वो देखेंगे। तो डेवलपमेंट में पार्ट प्ले करा है हमारी इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने, हमारी इंटरमीडियरीज ने, हमारे ट्रांसपोर्ट ने, और हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ ने, और हमारी मर्केंट कॉरपोरेशन ने, ठीक है, मर्चेंट कॉरपोरेशन ने। अब हम पहले देखेंगे कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने कैसे इसका पार्ट प्ले किया है। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो है वो होती है प्राइवेट फर्म या फिर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं, जो मददगार होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। वो बोलते हैं कि हम एक कमेटी फॉर्म कर लेते हैं और फिर हम लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करती हो या आपको लोन भी दे देती है। पर याद रखो ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है, क्यों बैंक जैसी बैंक नहीं है ये, क्योंकि इसको आरबीआई असिस्ट या आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। ये अपनी मनमर्जी की मालिक होती है। जो इसके कमेटी मेंबर्स हैं वो खुद ही सोच लेते हैं कि हमको क्या डिसीजन लेना है, अगर हमको एक्सपांड करना है या हमको किसी और फर्म के साथ में मर्ज होना है, तो ये आपस में ही डिसीजन ले लेते हैं। आरबीआई से या किसी और व्यक्ति से ये कंसल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल वो लोग हो गए जो गरीब जनता की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अभी आप पढ़ोगे इनके बारे में। फिर इनके रोल प्ले होते हैं 3 चीज़ों में। सबसे पहले ये छोटे किसान जो होते हैं उनको लोन देते हैं, क्योंकि छोटे किसान को मॉडर्न या अर्बन बैंक में लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, इतना सब कुछ करना, सिक्योरिटी को मॉर्गेज रखवाना, और सिक्योरिटी भी डबल अमाउंट की मॉर्गेज होनी चाहिए मॉडर्न बैंक्स में, तब आपको जाकर लोन मिलता है, ठीक है। तो वो इजी नहीं होता है। तो ये उन किसानों की मदद करती है जिनको मॉडर्न बैंक लोन नहीं देती है, और उनके बदले में ये छोटी सी सिक्योरिटी भी अपने पास में रख लेती है और बोलती है कि जब पैसे आए तब चुका देना। फिर करती है ये एग्रीकल्चर को भी लोन प्रोवाइड करती है। जिनके पास में फसल लाने के या क्रॉप या सीड्स लाने के पैसे नहीं होते हैं या खाद लाने के पैसे नहीं होते हैं, ये उनके लिए भी लोन अरेंज करती है। और उनके मॉर्गेज पे, इन एक्सचेंज ऑफ मॉर्गेज पे, वो रखती है इनके क्रॉप्स, कि आपकी जब फसल आएगी आप इसको बेचोगे तो हमारा जो ब्याज प्लस हमारा जो पैसे हैं वो हमें दे देना, और अपनी फसल को आप लोग जो बचेगा बाद में वो रख लेना, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स की भी हेल्प करती है ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन पार्ट में आपको देखने को मिलेगा इसके डिफेक्ट्स, क्योंकि इसके ऊपर इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई व्यक्ति हाजिर नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। आरबीआई जैसी लीडिंग रोल बॉडी नहीं है इसके पास में। ये अपने मन मर्जी की मालिक है, तो ये अपने मन मर्जी का सब कुछ करती है। अभी तो देवता लग रही थी कि वाह गरीब लोगों की हेल्प कर रही है, अब पता चलेगा कि कैसे हेल्प करती है।
तो सबसे पहला पार्ट प्ले कर रही है ये ऐसे कि इसकी जो बिजनेस टेक्निक्स है, जो इसकी जो बिजनेस मेथड्स हैं वो बहुत बहुत पुरानी है, क्योंकि ये अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को, ये टेक्निकली अपडेट नहीं करते हैं, तो ये पुरानी बिजनेस मेथड्स को ही कंटिन्यू करते चले जाते हैं। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, ये आपस में ही झगड़ा कर करके कि हम आगे निकले करने में ये अपने आप को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड कर देती है। फिर इनका जो मनी लैंडिंग सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है, ये अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों मनी दे देती है, जबकि हमारी जो बैंक्स होती हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिव मनी ही हमको देती हैं। इसका फोर्थ है बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। बैंकिंग एंड ट्रेडिंग कैसे कि जैसे मैंने बताया कि इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर रही, तो ये बैंकिंग के साथ साथ नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भी कर लेती, जैसे कि सबसे पहले आता है इसके अंदर स्पेक्यूलेशन। फिर है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। अब इनके जो अकाउंट्स हैं जनता से कंप्लीटली सीक्रेट रखे जाते हैं, ऐसे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी वाली बात करते हैं ये लोग। जबकि जो मॉडर्न बैंक्स या जो आरबीआई कंट्रोल बैंक होती हैं उनके अकाउंट्स के ऑडिट होते हैं, टाइम टू टाइम ऑडिट होता है, पब्लिक को भी उसके बारे में थोड़ी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन होती है कि इस बैंक में क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब पता होता है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। लेकिन यहाँ पर हमारी पब्लिक कुछ नहीं जानती है, क्योंकि इनके अकाउंट्स बहुत तिजोरी में रखे जाते हैं, ऐसे चाबी लगा के भूल जाते हैं ये लोग कि चाबी कहाँ गई, तो मिलते ही नहीं है कि इनके रिकॉर्ड्स में क्या है, कैसे क्या सिस्टम फॉलो करें, तो मिलते नहीं है। फिर फ्रॉड, वो तो सबसे मेन काम है इनका, बहुत फेवरेट काम है इस बैंक का, क्योंकि गरीब किसान इनके पास में आता है, गरीब किसान ही इनको कांटेक्ट करता है, तो वो उसको शिकार बनाने में ना सफल हो जाते हैं। अब हम आपके और मेरे जैसे लोग जाएंगे तो वो तो खुद ही इसको सब पढ़ा के आ जाएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ी ये चीज़ रहे ना कि अच्छा तुम हो ना, हमको पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या करते हो, ठीक है, तो हमसे देड़शानी नहीं करने का, ठीक है। पर कोई बात नहीं, फ्रॉड पढ़ते हैं। फ्रॉड में ये करती क्या है कि जब किसान इसके पास में जाता है, पैसे लेता है, तो पैसे भरेगा भी सही, वापस रिटर्न करेगा ना, पैसे लिए हैं तो। किसी चीज़ को आप रीपे कर देते हो तो आपके पास में बिल होता है, आपके पास में कुछ लिखा हुआ एक होता है कि हाँ इन्होंने रीपे कर दिया है इतनी तारीख को, और सिग्नेचर होते हैं। अब किसान को तो ये कुछ पता नहीं होता है, तो वो जाता है, वो बेचारे उसमें पैसे दे देता है कि साहब धन्यवाद, आपने बहुत मदद करी मेरी, और वो बिल या वो रिसिप्ट लेना भूल जाता है, जिस कारण क्या होता है कि ऐसी बैंक उनको शिकार बनाती है, और फिर उनसे क्या करती है, उनको बोलने लग जाती है कि तुमने तो पैसे दिए ही नहीं, चलो पैसे निकालो। अब वो बेचारा कहाँ मरने जाएगा, वो तो जिसने एक एक पाई जोड़ा था कि मुझे बैंक को देने हैं, मुझे इस इंडिजीनियस बैंक को देने हैं, तो अब वो फिर काम आगे के आपको पता ही क्या होते हैं, तो ये होता है। उसके बाद में इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस गजब की हाई होती है कि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो इसके इंटरेस्ट के आगे इतू सा दिखता है, बिल्कुल जरा सा, नैनो का भी जो नैनो पार्ट होगा ना उतना दिखता है प्रिंसिपल अमाउंट। इन्होंने जो दिया था उससे 10, 20, 30 गुना ज़्यादा ये उससे वापस ले लेते हैं, ठीक है। फिर है लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इसका जो डेटा होता है वो बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं कब आई, कैसे आई, किधर, कितने साल से चल रही है, कितने साल और जाने वाली होगी, एक एस्टीमेट जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है। और जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं होती है, कुछ भी होती है वो बकवासी होती है। तो ये डिफेक्ट है। तो अब आपको पता चल गया ना कि ये बैंक बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। फिर हमारा कॉमर्स कैसे आगे डेवलप हुआ? हमारा डेवलप हुआ कॉमर्स कि हमारे मिडिल मैन के द्वारा, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। अब ये वो लोग होते हैं जो बायर और सेलर के बीच में डिस्टेंस कम कर देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आप आगे सेपरेट पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बता रही हूँ। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? हमारे इंश्योरेंस कंपनी वाले, म्यूचुअल फंड वाले, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स जो होते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट वाले जो लोग होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले कैसे कि आपके लाइफ इंश्योरेंस को तो वो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको एक स्कीम बता के जाते हैं कि सर मैडम आप हर महीने हमारे यहाँ पे इतने पैसे जमा कीजिए, तो आपको आगे चलकर आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए एजुकेशन लोन मिल जाएगा, आपको शादी के लिए हेल्प हो जाएगी, आपको पेंशन भी आना शुरू हो जाएगी। तो वो ऐसे हेल्प करती है। फिर आती हैं हमारी म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी, हाँ ये है तो बात सही है कि ये मार्केट रिस्क है और इसमें कम्प्लीटली रिस्क है, लेकिन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट पढ़ते हो, समझते हो, तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो वो भी आप
आपसे पर्टिकुलर एक अमाउंट हर महीने जमा करवाती है और फिर एक बार आपको बहुत सुंदर सा बल्क अमाउंट आपको देखने को मिलता है। फिर जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं वो लोगों को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गाइड करते हैं। जो ब्रोकर वो ऐसे होते हैं कि उनको बताते हैं कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आप आगे जा सकते हो, तो वो उस चीज़ पे पार्ट प्ले करती है। फिर जो इन्वेस्टर्स इन शेयर मार्केट वाले लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट वालों को बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से कौन सी कंपनी के आपको शेयर खरीदनी चाहिए, कौन सी कंपनी की आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज करनी चाहिए, वो हेल्प करती है। तो जिससे हमारा कॉमर्स, हमारा ट्रेड, हमारा जो व्यापार है इधर से उधर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, वो हमारा बढ़ता चला जाता है। ओके, तो अब है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सुंदर सा, हमारे पास में गाड़ी होती है, वो हमें कैसे हेल्प करता है हमारे कॉमर्स को आगे बढ़ाने में, वो हम देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ क्या, जानवर का यहाँ से वहाँ हो जाना, हम उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अब अकेले खुद तो पैदल चल के चले नहीं जाओगे, या सामान के तो पैर आएंगे नहीं ना, खुद के तो पैर हैं तो तभी चल जाओगे, लेकिन सामान के पैर नहीं हैं तो उसको तो भेजने के लिए यहाँ से वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट की नीड लगेगी। तो ट्रांसपोर्ट के आपने मोड्स देखें, ये है आपके पास में लैंड सबसे खूबसूरत ट्रांसपोर्ट है और वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। रेलवेज़ हैं जिसके अंदर रोडवेज़ हैं। हम देखते हैं रेलवेज में आती मालगाड़ियों में सामान आता है, बहुत सुंदर, बहुत बल्क में आता है। उसी रेलवे से हमारे पास में पानी, तेल और पेट्रोल, डीजल, ये सारी गैसेस भी, कई बार लिक्विडफाइड जो पेट्रोलियम गैस होती है वो भी हमारे रेलवेज के थ्रू आती है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट हमारा रोडवेज वाला है, आपने देखे वो ट्रक होते हैं, गाड़ियां होती हैं, कार से तो आना जाना हो ही जाता है, पर जो ट्रक होते हैं जिनकी सीमा तो कुछ और ही होती है, लेकिन उनके ऊपर बंधी हुई सीमा तो उनसे ओवरलोड ही होती है। ठीक है, हमारे पास में जो रोडवेज वाले लोग हैं, रोडवेज वाले लोग कैसे करते हैं हमारे काम, कि जो आपने वो ट्रक देखा है, वो जो ट्रक जो सामान ले जाता है जिसमें रेत और जो वो क्रॉप्स का जो बचा हुआ सामान ले जाता है, आपने देखा है कभी वो कितना ओवरलोड होके जाता है। खैर वो बाकी की बाद में बात करेंगे अपन, पर हाँ, तो आपने देखा है ना वो सामान कितना इजीली यहाँ से वहाँ करवा देता है अपने, तो वो रोडवेज हो गया। फिर आती है हमारी एयरवेज में हमारा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और भी कुछ होता होगा, मुझे तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर ही पता है गाइस, आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ बता देना। तो वो हमारी हेल्प करते हैं। एरोप्लेन से कैसे हेल्प होती है कि अगर आपने कुछ ऑनलाइन बुलाया है, कुछ आपने शॉपिंग की है, तो वो आपके पास में आ जाता है बाय एयरप्लेन। फिर आता है आपके पास में वाटर, पर एयरवेज की एक और बात बताऊंगी अभी, क्योंकि जो क्राइसिस चल रहे हैं हमारे संपूर्ण विश्व में, पूरे देश में, विश्व में जो संपूर्ण क्राइसिस चल रही है, इस पेंडेमिक में एयरवेज जो रोल प्ले कर रहा है गाइस, की जो भी मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, लोगों को यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने ले जाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है गाइस। ठीक है, फिर आता है हमारा सुंदर खूबसूरत सा समुद्र, पानी, जल, नील, सलील, पर्यायवाची नहीं बोलने थे यहाँ पे वैसे, पर ठीक है। तो ये कैसे हेल्प करता है हमारी जो शिप्स के थ्रू, जो बड़े बड़े कंसाइनमेंट होते हैं हमारे कार्गो पे आते हैं, तो वो होता है 7 समुंदर पार से हमारे लिए कोई सामान आता है, वो पानी के थ्रू भी आ सकता है, वाटरवेज के थ्रू। फिर है हमारे पास में केबल एंड पाइपलाइन। केबल आप लोग देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वो केबल्स के थ्रू ही होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आप एक बाल्टी लेके जाओगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे देगा ना, वो ये केबल के थ्रू आपके घर पे जो लाइट चल रही है, आज मेरे पास में भी सुंदर सी लाइट आ गई है जिससे ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको और खूबसूरती दिख रही है आपको, तो ये इलेक्ट्रिसिटी उसी के थ्रू पे कि आप को ये केबल के थ्रू मिलती है। पाइपलाइन के थ्रू जो गैसेस होती हैं, जो केमिकल मटेरियल्स होते हैं या लिक्विड गैस जो होती है, वो पाइपलाइन के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी कैनल्स बनती हैं, उस पर फिर फ्लो करते हैं। फिर आता है हमारा खूबसूरत सा स्पेस, जिस पे जो नासा में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हमेशा स्पेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या कुछ हो सकता है जो हमारे धरती, हमारे देश के लिए या हमारी अर्थ के लिए सही हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें से आप सभी याद रख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में जैसा लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। फिर है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, जो हमने पढ़ा इंटरमीडियरीज का पार्ट है ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास तो जा नहीं सकता है। अब हम ही कंज्यूमर्स हैं तो हम डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके थोड़ी ना सामान खरीद के ला सकते हैं कि हम चलते हैं आज चलो कोई फूड इंडस्ट्री चले गए, वहाँ से सीधे सामान खरीद के लिए खाने का। हम तो जाएंगे हमारी लोकल शॉप्स पे या हमारे मार्केट में कि हमें सामान मिल जाए। तो वहाँ से सामान कौन लेकर
ईयर आता है हमारे लिए एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर। तो एजेंट का पढ़ते हैं सबसे पहले। एजेंट क्या काम करता है? एजेंट भाई काम करता है आप लोगों के लिए कि जो सामान आपको चाहिए, सपोज मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है, आपको पर्टिकुलर आप लोकेशन बताते हो कि हमको लोकेशन ऐसी चाहिए, हमारा जो विंडो फेसिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने खूबसूरत गार्डन हो और हमारा घर ऐसा इधर लोकेट हुआ हो, इतनी जगह चाहिए, हमारा बजट इतना है। तो एजेंट जो होता है या ब्रोकर जो होता है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन, उस पर्टिकुलर बजट में आपके लिए घर ढूंढता है, आपको कांटेक्ट करवाता है और फिर आपको घर दिला देता है। तो जिस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपका घर फाइनल हुआ है उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो ले जाता है एज अ कमीशन, जो उसकी फीस होती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग होते हैं वो बल्क में सामान खरीद लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी शॉप से, फिर आ जाते हैं एक अलग जियोग्राफिकल एरिया में, एक अलग जगह पर, और वहाँ जाकर सामान बेचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर आपको ये चीज़ नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलेगी कि घर में ही लोग ले आते हैं बहुत सारा सामान और फिर आपस में ही मतलब आसपास ही बांटने लग जाते हैं। फिर होता है होलसेलर। होलसेलर कौन होता है भैया? हमारा डी मार्ट वाला, हमारा बेस्ट प्राइस वाला, हमारा बिग बाजार वाला, बिग मार्केट वाला। तो ये लोग होते हैं होलसेलर, जिनके यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में हमको सामान मिलने वाला होता है। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जाते, खैर चले जाते हैं, आप डी मार्ट जाते ही हैं, हम बेस्ट प्राइस जाते ही हैं, बिग बाजार भी जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो रिटेलर वाले लोग हैं, वो जाते हैं होलसेलर के पास में। होलसेलर वाले जो लोग हैं उनसे ये सामान खरीद के लाते हैं और फिर रिटेलर शॉप्स पे, जो हमारे होती है ना गली में दुकान की, बिट्टू भैया की दुकान से हम ये ले आएंगे, गोलू भैया के यहाँ पे ये मिल जाएगा, हम ये ले आएंगे। हम डायरेक्टली होलसेलर को कॉन्टेक्ट बहुत कम करते हैं, पर रिटेलर हमारे लिए लास्ट चेन होती है और बेस्ट चेन होती है। इसके पास में हमको सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आगे आपको कि ये कैसे हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाएगा। यहाँ से लेके वहाँ तक सारी चीज़ें फैला देते हैं ये लोग, ठीक है, चेन बना देते हैं। फिर है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। अब ये जो होती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो आपको रोकड़ा पैसा अपना सपना मनी देने में हेल्प करती। इस बार मैंने सही बोला है, अपना सपना मनी देने में हेल्प करती है। ये आपको लोन देती है और आपको गाइड भी करती है कि आपको कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे एक्सपांड करें, कैसे डेवलप करें, वो सब आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आती है हमारी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर IITC। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ सब कुछ आपको आपके कॉमर्स में हर वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने आज से कभी पहले नहीं देखी थी। ऐसे ऐसे नाम पढ़ने को मिलेंगे ना, इतनी ऑर्गेनाइजेशन के कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो IITC है ये लीडिंग कंपनी है जो ट्रेड को लगातार प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। हमें इंटरनेशनली काम कर रही है ये कि हमारा ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज तक ही सीमित ना रहे। हमारे ट्रेड के लिए जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो ही ना, हम हर जगह ट्रेड कर सकें, उस चीज़ के ऊपर ये काम कर रही है। इसने हमारे लिए इकोनॉमिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रमोशन दिया है, बहुत डीप इंसाइट्स दिए हैं, इंसेंटिव दिए हैं कि हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। हमारी GDP ग्रोथ में इसने बहुत हेल्प की है हमें। इसके बाद में अब ये किन लोगों से मिलके बनती है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको अपनी बुक में भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको लिखते आनी चाहिए। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो होता है बिजनेस टाइकून्स का। टाइकून जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की स्पेशल कृपा होती है, जो बहुत धनवान इंसान होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास अनशन पैसा होता है वो लोग, या फिर हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उन लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल बन की कमिटीज बनती है और फिर ये आगे काम करती है। प्रोफेशनल बॉडी इसलिए प्रोफेशनली काम करती है। ये इज़ एक्टिवली वर्किंग इन मैनी कंट्रीज, हर कंट्री के अंदर है ये आज तो, हर स्टेट के पास, हर स्टेट में है। जिसके किस प्रमोशन के लिए? बायलैटरल ट्रेड के लिए। बायलैटरल ट्रेड मतलब हमने कुछ दिया है, तुम भी हमको कुछ दे देना, तो हमने तुमसे कुछ खरीदा तो तुम भी हमसे कुछ खरीद लेना। तो ये सब कुछ एक सेफ लेवल पर चलता चला जाए, कोई नफ़ा नुकसान ना हो किसी का भी, व्यवस्थित आराम से शांतिमय जीवन हो सबका, उसमें ये सब कुछ काम करते हैं। फिर आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो वापस बोल रही हूँ, यहाँ सुन लो। सबसे पहले इसका बर्थडे कब आता है? इसका बर्थडे आता है 1 जनवरी 1995। अब हम 1995 में तो वापस नहीं जा सकते, 95 होता है ना, 95।
हाँ 95 गाइस, ठीक है। हाँ 1 जनवरी 1995 को इसका बर्थडे आता है। तो अब हर न्यू ईयर पे, हर 31 दिसंबर को 12 बजे हम इसके बर्थडे के लिए भी हम एक केक काटेंगे, क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं ना, इसलिए कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती, कुछ याद रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो याद रखो कि 1 जनवरी को किसका बर्थडे आता है, WTO का, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या बात बताइए। फिर ये है क्या, अब ये एकमात्र अकेली ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे ट्रेड के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाती है कि हमें व्यापार करना कैसा है, हमें हमारे कॉमर्स को करना, ट्रेड को करना कैसे है। अगर हम ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग एक कुछ रूल्स और रेगुलेशन में बाइंड कर दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। आप अपने मन मर्जी के मालिक नहीं हो, आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। ये जो बोलेगी, जैसा बोलेगी वैसा आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। WTO रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उनकी गवर्नमेंट के पास में कंप्लीट लिखा हुआ वो है फॉर्मेट है, वो होता है कि आपको क्या क्या, किस लिमिटेशंस में, किस बाउंड्री में रहकर आपको ट्रेड करना है। हर सिग्नेचर, हर देश की सरकार के पास में सारा फॉर्मेट लिखा हुआ आता है। उसके बाद में इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स वो हैं, वो आप बुक में पढ़ेंगे, मैं बता रही हूँ। वैसे तो बेनिफिट्स वो हैं आपके पास में इसके कि ये जो है, ये इंटरनेशनली स्मूथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम कुछ काम करें तो बहुत ही स्मूथनेस के साथ में हो जाए। कोई भी ऐसे हौच-पौच नहीं हो उसमें कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तुमने क्यों नहीं भेजा, हमने भेजा, तो ये सारी चीज़ें ना हो। फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करना इसका काम है। उसके बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो इसकी मेंबर हैं, जैसे भारत इसका मेंबर है, हमारी सुंदर सी इंडिया इसकी मेंबर है, तो हमारी इंडिया भी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग कंट्री में ही है। विजन 2020 तो साकार नहीं हो पाया, सोचते हैं कि आगे हमारी इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएगी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसका हिस्सा जो होती हैं, उसको ये प्रायोरिटाइज करता है कि आपको इससे तो ट्रेड करना ही है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या होगा, अब होता क्या है ना कि जब हम कहीं जाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करवाते हैं, जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाएं तो कितना सोफिस्टिकेटेड, वेल बिहेवियर के साथ में, वेल डिसिप्लिन, वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं कि हमें कोई भी देखे तो बोले कि ओ व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ पर्सनालिटी गाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती। तो जब हमारे से कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज़, हमसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हमसे ट्रेड करेंगी, हमारी संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशन को देखेंगी, हम उनके ट्रेडिशन को देखेंगे, तो हम उनसे कुछ सीखेंगे और वो हमसे कुछ सीखेंगे। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हम बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, हम अपनी वाली नहीं बताएंगे, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। और उसी ऑर्गेनाइज करने से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं और वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को देखता है, तो वो दोनों आपस में मिलके इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि इंडियन कल्चर जो है वो गाइज, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर इज वर्ल्ड्स बेस्ट। यहाँ जो होता है वो कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये था कुछ। और उसके बाद में हाँ, ये बस इतने ही बेनिफिट्स हैं इसके, आप लोग बुक से इसको पढ़ लेना। तो आज की सभा, आज का जो चैप्टर है वो तो पार्ट 1 यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद से आपको पढ़ना है मेन कंटेंट। पर मेन कंटेंट तक जाने के लिए आपको ये सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी था। इस आपकी हर कमेंट को आंसर करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। बुक की बात रही तो ये सारा मटेरियल पूनम गांधी का है, आपके पास में जो अवेलेबल हो, जो बेस्ट पॉसिबल है, आप उससे पढ़ लीजिए। अगर बुक नहीं है, इन केस अभी 10th वाले ही हो, एग्ज़ाम कैंसिल हुई है तो कुछ भी पता नहीं चला है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आपको PDF मिल जाएगी, आप PDF से पढ़िए। आपके पास में कंप्लीट बुक का PDF होगा, उसको पढ़ो। तो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब आप लीनियंसी शो नहीं कर सकते हो, आप कोई भी रिस्पॉन्सिबलनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की हम पर हावी हो सकती है। इसलिए इंश्योर करो कि आप पढ़ना शुरू कर दो। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। इसके नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स भी आपको पार्ट 2 के साथ ही मिल जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर होगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड नहीं होगा, वो कंप्लीट नोट फॉर्म में होगा आपके लिए। तो बहुत जल्द मिल जाएंगे। अकाउंट्स के भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अब बात रही इस चमकीली चीज़ की, तो मेरे पास मेरी आज राउंड टेबल लाइट आ गई है गाइज। मैं बड़ी खुश हूँ उसके लिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अलग ही लेवल का फील आ रहा है इस पर शूट करने में, मज़ा आ रहा है इसको देख के। तो
बस आज का यहीं ख़त्म कर देते हैं, अब हो गया सब कुछ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप कोई भी अपडेट या कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस कभी ना करें। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़, हम सब आपके लिए आपकी सेवा में ही बैठे हुए हैं, तो हमें बताएं जनतागण। और बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने फैमिली का, पेरेंट्स का, दोस्तों का, सबका ध्यान रखो। बहुत इम्पॉर्टेंट हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ अपना घर ही सब कुछ है अपने लिए अभी तो, ठीक है। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक होगा। एंड हमेशा याद रखना, प्रे फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एंड प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। एंड कुछ भी समझ नहीं आए मुझे बताओ। तो आज की सभा को यहीं समापन कर दिया, सब बोल दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है आपको। तो मिलेंगे आपको नए वीडियोस में विद द पार्ट 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ या फिर चैप्टर 2 ऑफ अकाउंटेंसी। तो तब तक बने रहो पढ़ के साथ में, एंड पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुशी रहो, मस्त एंजॉय करो इस लॉकडाउन को भी। हम बहुत जल्दी, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस कोरोना को हरा देंगे हम लोग। तो बाय बाय गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हो रहा हो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने हिसाब से मेरे वर्ड्स ले लेना, कि गुड मॉर्निंग वाला भी ले लेना, गुड नाइट वाला भी ले लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का पार्ट बाद में कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे फिर आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड लव यू ऑल पीपल एंड जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।